भटनागर जी को। सुहास भटनागर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में हुआ था। लालन पालन राजस्थान के एक शहर नवलगढ़ में हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद ICWAI से पढ़ाई की। तकनीक की तरफ आपका रुझान होने की वजह से आपका कार्यक्षेत्र प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन का था। आप गत 35 साल से हैदराबाद में स्थापित हैं और 15 वर्षों से लेखन क्षेत्र में हैं। आपको ह्यूमन्स ऑफ हैदराबाद में भी लिस्ट किया गया है। आपको कई प्रमुख स्कूलों में जज और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन्होंने अब तक 5 नाटक लिखे और निर्देशित किए हैं। इनके ग्रुप का नाम कहानी वाला आर्ट्स एंड थिएटर है। आपने इसी वर्ष हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में स्टोरी टेलिंग की थी। आपकी स्पीकिंग ट्री पर 200 से अधिक ब्लॉग्स हैं और योर कोट्स पर 1400 से अधिक कोट हैं। इनका एक काव्य संकलन सुलगते हैं जज्बात भी प्रकाशित हुआ है। आपने एक फिल्म मिट्टी में भी अभिनय किया है और कुछ विज्ञापनों में भी सक्रिय रहे हैं। आपने अपने नाटक परछाई, इस्मत और मंटो की भूमिका भी निभाई थी। आप मंटो फिल्म में प्रमोशन में भी सक्रिय थे। आमंत्रित सुहास भटनागर साहब और सुदेशना सामंत। आ गया किस्सा कुर्सी का है, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। कुर्सी मिलती नहीं है। हेलो, नमस्कार। मैं कहानी वाला। कहानी घर में प्रवेश से पहले देवी का आह्वान करना होगा। कहानी का परिवेश भी एक प्रकार से विष्णु की माया है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज की कहानियाँ नारी का रूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए नारी को भी मेरा नमन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब हमारे साथ हैं। इस मनोरम क्षण के साक्षी 2 ही हैं, पहला समय और दूसरा यह सभागार। ये क्या हो रहा है? पहली कहानी मेरी ओर दौड़ती चली आ रही है। नदी। ये कहानी उस अधूरी औरत संपूर्णा की जो कभी माँ न बन सकी। एक अजब सी कसक थी उसके मन में, जबकि उसे घर में कभी किसी ने कुछ न कहा था। यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे ना तो कभी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा, ना ही कभी खुद का कराया। उसके पति को मालूम था कि अगर उसमें से कोई कमी निकली तो वह दुखी होगा, और अगर संपूर्णा में कोई कमी निकली तो वो तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी। कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहना दाम्पत्य जीवन में शांति का आधार होता है। मातृत्व सृष्टि का नारी को वरदान है और शायद वो इस वरदान से वंचित थी। किसी ठहराव से पहले एक रात को वो मंदिर में देवी के सामने जाकर चिल्ला उठी, मेरी छाती में भी दूध की एक सूखी नदी है, और वहीं बेहोश हो गई। उसका पति उसे ढूंढता हुआ आया और बोला, मंदिर का फर्श गीला गीला कैसे है? घर लौटकर संपूर्णा सोचती रही, कहीं देवी की छाती से दूध तो नहीं बहा था। कहानियाँ बार बार आती जा रही हैं। मुझे यहाँ फ़िज़ा में कहानियाँ आती महसूस हो रही हैं। मैं कहानी लिख रहा था, अचानक मेरा ध्यान गया मेरी टेबल लैंप के पास रखी वो औरत की मूर्ति गायब थी। मैं बहुत लंबे अरसे से उसे देख रहा था। कमरे में कोई और नहीं था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे गले में बाहें डाल रहा है। पत्थर में भी दिल होता है।
कमरे में मैंने गूंजती सी आवाज़ सुनी, मुझे भी अपने साथ बाहर क्यों नहीं ले जाते कभी? एक के बाद एक कहानियाँ आती जा रही हैं, सभी मुझसे मिलने को बेताब हैं। हर एक कहानी अपने अस्तित्व के प्रति उत्सुक है। गरीब भूख। पिछले महीने वो फुटपाथ पर भूखी पड़ी थी। कहीं से 3 लड़के आए, उसे खाना खिलाने ले गए। 1 महीने बाद उस बुढ़िया ने उस औरत ने फिर उन 3 लड़कों को देखा और दूर से चिल्ला उठी, अब मेरा पेट खाली नहीं है। नारी जीवन का संघर्ष तो अनंत है। देवदासी अभी भी हैं। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो नारी का शोषण अभी भी होता है। एक शोषित नारी ऐसी भी है। अब इस देवदासी को देखिए, देवदासी। अब छमिया की सांसों में वो गर्मी नहीं रही थी, उसकी सांसें गुनगुनी हो चली थीं। ज़मींदार के आदमी उसे भगवान की सेवा में मंदिर में छोड़ गए। शायद भगवान की भी यही मर्जी रही होगी, तभी तो ये सब हुआ था। आज सुबह पुजारी भागा भागा आया, मालिक छमिया भगवान को प्यारी हो गई। ज़मींदार के मुंह से फूटा, पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, छोटी उम्र में ही भगवान की सेवा में भगवान को प्यारी हो गई। ज़मींदार नींबू पानी पीने लगा और नौकर आया, नींबू के छिलके लेकर चला गया। ये सब नारी जीवन है। नाम। उस शाम नदी किनारे बैठा था मैं, छपाक से एक आवाज़ आई। एक औरत को मैंने डूबने से बचा लिया था, उस जान को अपना नाम देकर जिसने अभी दुनिया में कदम भी ना रखा था। रात और दिन। असल में ये रात और दिन यूं ही नहीं हो जाते। चांद और सूरज एक खेल खेलते हैं। अगर सूरज हारा तो रात और चांद थका तो दिन हो जाता है। दोनों में एक करार है ज़िंदगी को नचाने का। दोनों ही बारी बारी से ज़िंदगी को नचाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये रात और दिन खुद को मदारी समझ बैठे हैं और ज़िंदगी को एक नाचता बंदर? आज भी कुंती हैं, महाभारत में नहीं, आज भी हैं। जिनमें साहस है वही विद्यमान है, कुछ का तो अस्तित्व विलीन हो गया है। कुंती। मंदिर की सीढ़ियों पे 2 बच्चे पड़े मिले थे। पुजारी उनको ले आया और वो प्रभु की सेवा में लग गए। अब तक दोनों बड़े हो गए थे, उम्र की कई सीढ़ियाँ पार कर चुके थे। एक दिन उस लड़की ने एक बच्चे को घूमते हुए मंदिर में देखा तो प्रभु से एक बच्चा मांग लिया। परसों मंदिर में सभा बुलाई गई उस लड़की में बदलाव देखकर। जब उस लड़की से पूछा गया तो उसने भरी सभा में पीठ पर हाथ रखकर बेझिझक कह दिया, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है। मैं भी मंदिर की कमेटी का एक सदस्य हूँ। कल शाम जब दर्शन करने गया तो मूर्ति पर अलग से भाव थे, जैसे मुझसे पूछ रही हो, तुम ही बताओ, क्या मुझे ये अधिकार भी नहीं है कि किसी को कुछ दे सकूं? दायरे। कचड़े के ढेर में से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। रज्जो अपने छोटे से बच्चे के साथ बाज़ार से लौट रही थी। मन नहीं माना तो कचड़े के ढेर से दूसरे बच्चे को भी उठा लाई। झोपड़ी में भी बच्चा चुप ही नहीं रह रहा था। रज्जो की गोदी में भी चुप नहीं रह रहा था। वो शायद माँ की गोद ढूंढ रहा था। रज्जो ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। बच्चा चुपचाप दूध पीने लगा। ममता तो इंसान को पहचानती है, पर भूख स्तन को नहीं पहचानती। ये भी तो है, उम्र के साथ ममता का दायरा बढ़ता ही चला जाता है और बहुत कुछ भूल जाना ही होता है। रज्जो सोचती रही,
उसके बच्चे को एक और साथी मिल गया खेलने के लिए। यशोदा। देविका अब बड़ी हो गई थी। रति ने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया था। देविका को मालूम था उसे सड़क से लाया गया था। इस सालगिरह पर देविका ने पूछ ही लिया, मुझे कभी माँ क्यों नहीं बुलाने दिया? रति ने जवाब दिया, रंगमंच से होना किरदार से लगाव है। जानती ही ना थी ये किरदार इतना लंबा खिंच जाएगा। सोचा था कोई आएगी और कहेगी मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, तब माँ से वापस यशोदा बनना कठिन होता। देविका रो पड़ी, सिसकियाँ लेती हुई बोली, यशोदा तुम महान हो। देविका भी जान गई थी माँ माँ ही होती है, कोई किरदार नहीं। वाह मांगी, वो ज़िंदगी का आखिरी मुहाना था और शायद आखिरी पड़ाव भी। ना जाने किसका इंतज़ार, ना किसी से उम्मीद। वो दोनों रोज़ की तरह शाम को बाग में एक बेंच पर बैठे। उसने मुझसे पूछ ही लिया, सच सच बताना, तुम मुझे चाहने लगे थे ना? मैंने भी उसे सवाल भरी नज़रों से देखा। वो अपनी जगह से उठी, मेरी बाईं तरफ आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। शाम ढल रही थी, सभी परिंदे अपने घोंसलों में लौट रहे थे। आपने महसूस किया होगा, कहानी के न तो आने की आहट होती है न जाने की। कहानी हौले हौले से अपनी उपस्थिति दिखाती रहती है। ब्यूटीफुल डस्टबिन। डस्टबिन आप सबके पास है। वो अस्पताल में थी, मैं उससे मिलने चला गया। उसने फ़ोन करके बताया था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। साथ नहीं रहे तो क्या, एक दूसरे से सुख दुख तो हम साझा करते थे। और मैं उसके लिए फूल लेके गया था। वो आईसीयू में थी, फूल अंदर ले जाने की मनाही थी। मैंने जाकर उसको बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। मैं जानता था फूल कल मुरझा ही जाएंगे। वो मुस्कुराई। ज़िंदगी के एक शाम, दो दिलों का मिलना जो असल में कभी मिल ही ना सके थे। उसने कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, बाहर रखा है, खोल कर देखो। मैंने खोल कर देखा तो वो एक खूबसूरत सा डस्टबिन था। मैंने वापस जाकर उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं था, वो जान गई। उसने कहा, हम दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के लिए यही तो थे, एक दूसरे को अपना दर्द सुनाते हुए एक ब्यूटीफुल डस्टबिन। नर्स ने मुझे जाने का इशारा किया। अब तक वो भी जा चुकी थी। लेट्स स्टैंड। आई एम ऑडिबल। मैं जानता हूँ मैं सिफर से ही उठा हूँ। सिफर से मेरा गहरा नाता है। मुझे मालूम है जब मेरे साथ कोई नहीं होगा, सिफर ही मेरे सामने आ खड़ा होगा। सिफर ने तो कभी कुछ खोया ही नहीं है। सिफर के बाद कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। मैं सिफर से उठा हूँ, मुझे सिफर तक ही जाना है। मैं सिफर ही रहना चाहता हूँ। आज इस कहानी घर में बस इतनी ही कहानियाँ थीं। चलिए अब लौट चलें। मुझे दूसरी कहानी भी लिखनी है। कहानी मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है। देखिए ना, आज कहानी घर के बाहर एक कविता भी खड़ी है। शायद कविता को कहानी से मिलना है। ये नीला आसमान और धीमे धीमे बहती नदी, बहता हुआ नीला पानी, एक लकड़ी की नाव और उसे सहारा देती एक लहर। लहर को किनारे तक जाना है। मेरी नाव में सवार दो किरदार, उनमें भी बहती है एक नदी। मेरे मचलते हुए जज्बात और उनको रोकता एक किनारा। मेरे किरदार तो सभी हैं। नीला आसमान, बहती नदी, लकड़ी की नाव, नीला पानी, मचलती लहर,
मचलते जज्बात, एक सहारा और एक किनारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना बोलना एक संक्रामक बीमारी की तरह है। इतने लोगों द्वारा इतनी अच्छी कहानी सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक कहानी बताना चाहूँगी। जैसे एक कहानी थी मामी की बेटी। मामी की बेटी या मेरी कहानी कंगन, ये कंटेम्प्रेरी कहानियाँ नहीं हैं। आज के बच्चों को न ऐसा अनुभव होता है न उन्होंने देखा है। ये मेरे समय की कहानी है। तो सुनिए मेरी छोटी सी कहानी कंगन। बचपन से वो कंगन माँ की कलाई में देखे थे। रात को मैं और जीजी माँ को ईसा मसीह की तरह क्रूसीफाई करके सोते थे। मेरा सिर माँ के दाहिने तरफ, दाहिने हाथ पर, और जीजी बाएं हाथ पर सिर रख कर सोती थी और हम अपनी उंगलियों को माँ के कंगन में उलझा लेते थे ताकि माँ हमें छोड़कर ना जा सके। माँ तो हमें छोड़कर कभी नहीं गई, अलबत्ता पापा माँ को छोड़कर चले गए। 1 minute जस्ट कर पापा के बारे में बात नहीं की, ना ही मुझे और ना जीजी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मुझे और जीजी को चुपचाप लेकर माँ नाना के यहाँ चली गई। माँ के अंदर एक कारखाना था, सभी कामों में निपुण, चाहे वो घर की सफाई हो, सिलाई बुनाई हो, कुकिंग हो। बस फिर क्या था, नाना के घर में माँ काम में लग गई और हम मामा को भैया बोलते बोलते बड़े हो गए। माँ का खून भी माँ जैसा ही था। न नाना ने न नानी ने कभी माँ ने माँ से पूछा कि तुम अपने पति का घर छोड़कर क्यों आई। माँ अपने पति के घर से सिर्फ एक ही चीज़ लाई थी, वो थी उसके 2 कंगन। कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में जब मामा की शादी हुई, मामी आई और उन्हें हम मेहमान की तरह लगने लगे। माँ फिर वो घर छोड़ मुझे और जीजी को शहर में किराए के मकान में ले आई। माँ सुबह से रात तक अगिनत काम करती, जैसे बच्चों की ट्यूशन, पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई, घर पर मठरी लड्डू बनाना। लाख तकलीफ़ें आईं पर माँ ने वो कंगन एक पल के लिए भी अपने हाथ से नहीं उतारे। माँ का बोझ हल्का करने के लिए जीजी ने अपने एक सहकर्मी से शादी कर ली। जब वे पति से को ले माँ से मिलने आई तो माँ ने बड़ी मेहनत से जोड़े 30,000 रुपये दीदी को दिए, लेकिन वो कंगन हाथ से नहीं उतारे। मैं कुछ माँ की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजीनियर बन गया। नौकरी भी मिली और छोकरी भी मिली, लेकिन उसे भी माँ में खोट नज़र आया। मुझसे कहती, इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी माँ तो पति से क्यों नहीं निभा पाई। माँ की चुप्पी और ये व्यर्थ का स्वाभिमान मुझे भी कई बार कचौटता, पर मैं चुप रहता। बीबी की नज़र उन कंगनों पर रहती। नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन माँ को सुख पहुँचाने का अरमान मैं कभी पूरा ही नहीं कर सका। हर महीने की पहली तारीख को बीबी ही पूरी तनख्वाह पर झपट्टा मार देती। मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते, लेकिन मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाता। माँ पहले भी पूरा कारखाना थी, अभी भी कारखाना, लेकिन मैं ये भूल गया कि पुरानी मशीनों में जंग भी लगता है। और अभी भी जीजी के सारे 30 त्यौहार माँ अपनी छोटी सी कमाई से ही करती थी। मेरी बीबी को हर वक्त भय रखता कि कहीं ये कंगन दीदी की ज़रूरतों की बलि न चढ़ जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना आ गया, भूचाल हो गया, बहुतों का सब कुछ तहस नहस हो गया। माँ के पास ट्यूशन के बच्चे आने बंद हो गए, लोगों ने मठरी लड्डू लेना बंद कर दिया और तो और मेरी तनख्वाह भी बंद हो गई। बीबी ने हाहाकार मचाया। माँ को मुझ पर दया आई। उन्होंने बरसों से सहेजे हुए जड़ाऊ कंगन मुझे उतार कर दिए और कहा, जा बेटा, इन्हें गिरवी रख दे, बेचना नहीं, बाद में मैं काम कर छुड़ा लूँगी। मैं साहूकार ढूंढता, उससे पहले बीबी ही पुरानी पिक्चर के कन्हैया लाल की तरह साहूकार बनकर आई और उसने माँ की कंगनों पर झपट्टा मारा। मुझसे कहा, मेरे पास मेरी माँ के दिए कुछ रुपए हैं, वो ले लो और जब पैसे जमा हो जाए ये कंगन ले लेना। पता नहीं माँ ने अपनी चुप्पी मुझे भी विरासत में दी थी। मैं कायर कुछ न बोल पाया। माँ मधुमक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रही कि वो कंगन छुड़ा लेगी।
कंगन हाथ से उतारने के बाद माँ की सेहत भी गिर रही थी, उनका खाना भी कम हो गया था। इसी बीच और माँ के हाथों में कंगन की गैर मौजूदगी मुझे भी पागल करती थी। इसी बीच राखी का त्यौहार आया और लाला बनी बीबी भूल गई कि घर में माँ भी मौजूद है। अपनी भाभीयों पर रोब डालने के लिए उसने वो कंगन अपने हाथ में पहन लिए, जो माँ की नज़रों से बच नहीं पाए। माँ ने हिकारत भरी नज़रों से अपने ज़िंदगी भर के विश्वास यानी मुझे देखा, और उस रात माँ जो सोई फिर उठी नहीं। इस बात को महीनों हो गए, लेकिन माँ की वो नज़रें आज भी मेरा पीछा करती हैं। काश वो कंगन मैंने अपनी माँ की कलाइयों में रहने दिए होते। Anyway, my brief introduction. I am by profession endocrine surgeon. Dr. Sangeeta Jha. I work for Care Banjara, and this writing is my passion, and you will not believe this is all because of Rajendra Yadav. I just wrote a book and sent to him. He called me and he told me कि तुम्हारी कहानियों में मुझे मन्नू दिखती हैं, एंड उन्होंने ही मुझे बताया कि लिखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती जो मेरे पास है नहीं, लड़की, खिड़की और कड़की। ना तो मेरी ज़िंदगी में तब लड़की थी, ये तो अभी का मेरा है, ना कड़की थी और ना ही खिड़की थी। तो मैं हमेशा बी ग्रेड की राइटर बनी रही और शायद यही मेरा है, लेकिन इट्स माय पैशन। थैंक यू वेरी मच। क्या उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी वुड लाइक टू गिव thanks to Lama Khan for setting this stage for us, catering. Thank you Kranti and Naeem for your cooperation. Credit to Raviji's Kiran Graphics and Neha Bandari for posters. Abhivyakti Group for joining hands with us for the event. Kahaniwala Arts and Theatre for the concept. Ravi and Shalini for the anchoring. And of course, the audience for sparing their precious time on a Sunday. Thank you very much. Encourage Kahaniwala Group by whatever donation, if you feel like giving. There are 2 QR codes on the left hand side, your right hand side. So if anyone feel like, a little bit contribution will also make a lot of difference. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much for listening so patiently. And we can promise that we shall come again with a new thing and new pleasure.